हिमाचल सरकार 2016 से 22 के बीच रिटायर्ड कर्मचारियों को वित्तीय लाभ जारी करे। पेंशनर संयुक्त मोर्चा ने उठाई मांग। एरियर डीए मेडिकल बिल भुगतान हेतु बजट में किया जाए प्रावधान। लगभग 40,000 पेंशनर्स अभी भी वित्तीय लाभों से वंचित। हिमाचल सरकार बोली, चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है एरियर का भुगतान। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स ने सरकार से 1 जनवरी 2016 से 22 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय लाभ जल्द जारी करने की मांग उठाई है। पेंशनरों ने एरियर, डीए और मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए आगामी बजट में प्रावधान करने की मांग उठाई है। पेंशनरों की देनदारियों में देरी पर हिमाचल पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने शिमला के कालीबाड़ी में बैठक कर रणनीति तैयार की। प्रदेश में लगभग 40,000 पेंशनर्स अपने वित्तीय लाभ से वंचित हैं और वह उसका इंतजार कर रहे हैं। पेंशनरों का एरियर चरणबद्ध तरीके से दिया जा रहा है, बोले नरेश चौहान। मोर्चा की त्रैमासिक बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय प्रदेश और देश की सेवा को समर्पित किया है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने अधिकारों के लिए सक्रिय है। कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना लागू करना ऐतिहासिक निर्णय रहा है। उनके सम्मान और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। पेंशनर्स के लंबित एरियर को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है। पहले 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स का भुगतान किया गया है और अब 70 वर्ष तक के पेंशनर्स के मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है। धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। अब जहाँ तक सवाल है कि पेंशनर्स कहाँ पहुँचे, आपने कोई 25 साल की उम्र में, कोई 23 साल की उम्र में, कोई 24 साल की उम्र में, जब आप लोग जवान थे तब आप सरकारी नौकरियों में गए, चाहे वो डिपार्टमेंट में गए या आप कॉर्पोरेट में गए, किसी में भी, मतलब आपका जीवन का जो सबसे मूल्यवान समय था वो आपने सरकार की और प्रदेश की सेवा में लगाया। अब एक दिन आना था कि रिटायर हो गए, पेंशनर्स बन गए। आज आप लोग इकट्ठे हो गए, बार बार आत्माराम जी और इनकी टीम जिस तरह से पिछले 3 साल से तो लगातार मैं भी देख रहा हूँ कि किस तरह से ये आप लोगों के मुद्दे जो सरकार के साथ है, पेंशनर्स के हकों की बात, जो भी पेंडेंसी चल रही है उसको लेके डेली ये हमसे मिलते हैं। और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बहुत बार मिले हैं, मैंने भी कुछ प्रयास किए मिलाने के और आपकी बातों को उन तक पहुंचाने का। उनमें अच्छे परिणाम भी आए हैं, आगे भी आएंगे। जहां तक सवाल है नौबत क्यों आ रही है कि कुछ लोग इसमें, मेरा आप सभी से अपील है कि इसको राजनीतिक दृष्टि से इस लड़ाई को मत लड़े। आप अपने हक को मान के सबको साथ लेके जिस तरह आप प्रयास कर रहे हैं तो इसके परिणाम अच्छे आएंगे। जो परिस्थितियां रही जब से हमारी सरकार बनी, 3 साल से ऊपर का समय हो गया, किसी से छुपे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अरेबार सरकार ने संभाला तो साफ तौर पे एक प्रयास किया गया कि प्रदेश की जनता को यह जानने का हक है कि जो हमको पिछली सरकार सौंप के गई है उसको पूरी तरह जानने का, पारदर्शिता के साथ हमको प्रदेश की जनता के सामने अपना हिसाब किताब रखना चाहिए। उस समय कुछ लोगों की यह भी राय थी कि सर इस बारे में प्रदेश की जनता को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा खजाना खाली है या हमको इतने 75,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी छोड़ के गए हैं, तो कर्जा छोड़ के गए हैं, या 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की या पेंशनर्स भाइयों की जो 6th पे कमीशन की देनदारियां थी वो छोड़ के गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तय किया, हमको बैठाने वाले प्रदेश की जनता है, प्रदेश का मतदाता है, उनका ये पूरा अधिकार है कि वो पारदर्शिता के साथ ये जाने कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और पिछली सरकार क्या करके छोड़ के गई है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। और आप ये समझते हैं कि वो पूरे आंकड़े पूरे प्रदेश के सामने लगातार आते रहे। अब सवाल ये हुआ कि जब आपका 6th पे कमीशन आया, उस वक्त जो सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, माननीय ठाकुर जयराम जी उसके मुख्यमंत्री थे और खाची साहब जो है उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे हिमाचल प्रदेश के। हमारे सामने जो बात आई उस वक्त ये आई कि सरप्लस पैसा था। सरप्लस पैसा क्यों था? उस वक्त आप रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट की बात आज लगातार सुन रहे लोग, ये मुद्दा बहुत पिछले से बजट पेश किया है भारत सरकार ने, तब से आरडीजी के बारे में चर्चा हर जगह हो रही है, हर घर में, हर मीडिया में। ये आरडीजी ग्रांट जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसमें तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए मिले और उससे पहले 2 वर्ष की जो थी 14th फाइनेंस कमीशन की थी। 5 साल जयराम जी के कार्यकाल में 42,000 करोड़ रुपए की हमारे को स्पेशल ग्रांट भारत सरकार से मिली। उसके अलावा 11,200 करोड़ रुपया
भारत सरकार ने एक स्पेशल 1 ईयर के लिए दिया जो कोरोना के बाद मिला, इसको स्पेशल ग्रांट माना गया। तो 49,000 कुछ करोड़ रुपया पिछली सरकार को मिला। तो कहने का मतलब है जो पूरा आंकड़ा था उस वक्त उनके पास पैसा सरप्लस था। तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने ये बात भी कही मुख्यमंत्री जी से कि हमारे खजाने में सरप्लस पैसा है, हम कुछ देनदारियां अपनी सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की क्लियर करते हैं। तो बजाय उन्होंने क्या समाधान समझा कि हम तो चुनाव में जा रहे हैं, इनकी देनदारियों से बजाय हम और नई घोषणाएं करते हैं। नई घोषणाएं चुनाव के दौरान की गई 5,000 करोड़ रुपए की। बाद में हमारी सरकार में आने के बाद उसको डिनोटिफाई किया, क्योंकि वो प्योरली गलत तरीके से बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना बजट के जो है वो चीजें चुनाव के लिए घोषणाएं की गई थी। कहने का मतलब है अगर हम एक गलती कर दें, उस गलती को सुधारने के लिए बड़ा समय लगता है। उनके समय में जो गलती हुई, जो मिसमैनेजमेंट हुआ, आज हमको, आपको, सबको भुगतना पड़ रहा है। उसको पूरी प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है और उसको ठीक करने में उससे ज्यादा समय लग रहा है। आज परिस्थितियां ये बनी कि जब हमारा अधिकार बनता है, जैसे अभी आत्माराम जी ने जिक्र किया कि 1952 से हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलेगा, फेडरल सिस्टम है ये कि हमारा अधिकार है 52 से लेकर के हमको जो है स्पेशल ग्रांट मिलेगी। जब ये राज्य बना था तो ये बात जहन में थी बनाने वालों के कि पहाड़ी राज्य है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जो दूसरे राज्य उनके सामने अपने आप को आगे विकास नहीं कर पाएंगे। उसमें ये प्रोविजन रखा गया था कि इनकी मदद की जाएगी, जो इनका फर्क रहेगा उसको जो है हम ग्रांट के जरिए पूरा करेंगे, तभी इन लोगों की फिक्स हमारे जो खर्चे होते हैं सैलरी के, पेंशन के और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सारा जो है फाइनेंस कमीशन इसीलिए बनते हैं कि उनकी जिम्मेवारी होती है कि उस राज्य में जाए, वहां की परिस्थितियों को देखें, उनका हिसाब किताब देखें कि उनको अगले फाइनेंस कमीशन में हमको किस तरह से मीट आउट करना है, किस तरह से लोगों की और सरकार की मदद करनी। लेकिन इन्होंने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, जो पूरी तरह से गलत है। उससे हमारे जो है तकरीबन 40 से 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। माननीय मुख्यमंत्री 4 बार दिल्ली गए, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, चेयरमैन जो थे 6th फाइनेंस कमीशन से, उनसे बात रखी। किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं। वो ये सोचते रहे कि हमें तकरीबन 40-50,000 करोड़ रुपया मिलेगा और इनसे हम जो है 10-10,000 करोड़ रुपए मिलने से अपने जो भी आप लोगों की भी देनदारियां हैं उसको जरूर क्लियर करेंगे, ऐसा हमारा सोच था। लेकिन उसमें फिर भी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं कि हम, अगर वो 15% है जो हमारा टोटल बजट का आकार है उसका 15% है, बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने, हमें इस बात का जरूर दुख हुआ कि जो भाजपा के नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनने अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से नहीं समझा। बड़ा दुख हुआ जब वो पहले दिन ही इस बात को डिफेंड करने में लगे कि ये तो बंद होना ही था जी। भाई क्यों होना था बंद? आपको तो अपने प्रदेश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, 75 लाख लोगों के साथ खड़ा होना। लेकिन फिर भी जो भी होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी सरकार जब से बनी, पहली प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय की कि मैं सबसे पहले प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ूंगा। समस्याएं तो जीवन में विकास है, समस्याएं हैं सरकारी कर्मचारियों की है। हम पहली सरकार बनी, आज भी एक ही सरकार है पूरे देश के अंदर जिसने ओपीएस देने वाले मुख्यमंत्री बने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। तो बार बार कहते हैं कि मैंने अगर इन भाइयों के साथ राजनीति करनी होती तो मैं चुनाव वर्ष में जो है ओपीएस लागू करता, लेकिन हमने पहले वर्ष में ओपीएस लागू किया क्योंकि हमारी आप लोगों से, कर्मचारी भाइयों से ये कमिटमेंट थी कि आज उन लोगों को जिनको न्यू पेंशन स्कीम में 3700 रुपया पेंशन मिलती थी, आज उनको 25-25 हजार रुपया पेंशन मिलती है और वो भाई हमारे इज्जत के साथ, अपना सम्मान के साथ अपना। तो ये लड़ाई आपके लगातार 5 वर्ष पिछली सरकार के दौरान लड़ी। हजारों की संख्या में आपने धर्मशाला के अंदर विधानसभा का घेराव, शिमला के अंदर विधानसभा का घेराव और सड़कों पे आप लोगों में ऐसे लोग साथी होंगे जो कर्मचारी थे, उन्होंने लड़ी। लेकिन पिछली सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आज भी उनकी नीति बड़ी स्पष्ट है, भाजपा की नीति बड़ी स्पष्ट है कि ओपीएस को हम लागू नहीं करेंगे। इस ओपीएस के लागू करने की वजह से हमारा 1600 करोड़ रुपया हर साल हमारी ग्रांट रोक दी गई भारत सरकार द्वारा, वो अलग से नुकसान हुआ। आज भी जो हमको ये सुनने को मिला है कि आरडीजी को भी वो इसको ढाल बना रहे हैं कि आपने ओपीएस को लागू किया है इसलिए हम आपको ग्रांट देने की स्थिति में नहीं है। तो ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसको हमारी सरकार ने ये मैसेज दिया साफ तौर पे कि हम कर्मचारियों के हितैषी हैं, पेंशनरों के हितैषी हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने कुछ देनदारियां भी जो है आपकी पूरी की है, जिसमें मुझे जो डाटा मिला है, सबसे पहले जो आप लोगों का 16 से 22 के बीच का एरियर्स था, उसमें 75 साल के जो हमारे बुजुर्ग थे उनको क्लियर किया गया। इस बार घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने कि जो 70 साल तक है उसको क्लियर करेंगे। अगली बार ये जैसे बजट आएगा, जैसे जैसे हाथ खुलता जा रहा है खजाने में,
ये हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कमिटमेंट की, आप लोग मिले भी उनसे, और घुमारवीं में भी बड़ी संख्या में आपके लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि हमें आप लोगों की देनदारियों को कम करना है और जरूर इसको पूरा करना है। जैसे जैसे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती जा रही है, उसमें से कुछ अंश इस चीज के लिए निकाला जा रहा है। आपके सामने है कि जैसे उसमें क्लास 4 के जो कर्मचारी थे हमारे भाई, जो उस वक्त 16 से 22, मेरे ख्याल उनका सारा ही क्लियर करने के आदेश हो चुके थे, शायद मिल भी गया होगा। ये उनको 70% की बात हुई है। उसके बाद अब सवाल ये आता है कि आप लोगों का 70 से ऊपर क्लियर, अब 70 से ऊपर की आप लोगों की लड़ाई है। ये ज्यादातर एरियर की लड़ाई है और साथ में जो है डीए की लड़ाई हमेशा रहती है। तो ये भी उतरेंगे। इस बार बजट के समय आप मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं, मैं इसमें जरूर प्रयास करूंगा कि आप लोगों की बजट से पहले आपके जो प्रतिनिधि आएंगे, आपके साथ जो टीम आएगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए समय निश्चित कराऊं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी मीटिंग कराऊं, जिससे आपके जो मुद्दे हैं जो आप लोग ये कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर जाके उनके तक एक बार फिर से आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे कि इस बजट से आपको क्या राहत मिलती है पेंशनर्स को। तो ये मेरा प्रयास रहेगा, मैं इसके लिए। अधिकारी फंसा रहे हैं अड़ंगा। पेंशनरों ने कहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की देनदारियों को लेकर सरकार ने घोषणा की है, लेकिन कुछ अधिकारी इसमें अड़ंगा फंसा रहे हैं। प्रदेश पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा है कि पेंशनर सरकार के साथ समन्वय बैठाकर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ अधिकारी सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसके खिलाफ पेंशनर्स आवाज बुलंद करेंगे। पेंशनरों का एरियर, डीए और मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हुआ है, ये मसला सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।